क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स मीडियन। मीडियन में अभी लास्ट वीडियो तक हमने फॉर्मूला वाइज कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है इसके बारे में डिस्कशन लिया था। अब मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, आज उसके ऊपर डिस्कशन होगा। मीडियन के ऊपर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, मीडियन के ऊपर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और मीडियन के ऊपर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो आज वो सारी टाइप इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लो हमें ये डेटा मिला क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे, वैसे ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो मीडियन की जब हुई थी तब भी बताया ही था कि 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाएगा या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा और वो बोलेगा कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दो। तो हम सीएफ बनाकर दे देंगे 2, 7, 10, 11 एंड 13 ओवर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। दूसरा 2 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। मीडियन में 2 टाइप के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। एक जिसको हम कहते हैं, पहले तो मेन टाइटल बता दूं, मीडियन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं ओजाई, OGIVE, उसको बोलते हैं ओजाई। ओजाई 2 टाइप के बनते हैं, एक लेस देन टाइप ओजाई और एक मोर देन टाइप ओजाई। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीडियन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो बनता है उसका नाम होता है ओजाई, OGIVE। और 2 टाइप के ओजाई बनते हैं, एक लेस देन टाइप ओजाई और एक मोर देन ओजाई। दोनों को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सिस्टम एक ही देखोगे तुम लोग। जैसे 9th में हम हिस्टोग्राम बनाते थे, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाते थे, वो डेटा का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। ठीक ऐसे ही मीडियन का भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसको हमने ओजाई कहा, और जिसमें हमने कहा 2 टाइप के ओजाई बनते हैं, एक लेस देन ओजाई और एक मोर देन ओजाई। तो हम बात कर रहे थे अभी कि मीडियन का ये आपको क्वेश्चन है कि डेटा मिला, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो बोलेगा कि लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। अब ओजाई से हटके ओजाई को कंस्ट्रक्ट करने से पहले की जो स्टेज है मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। आपको 2 मार्क्स में बोलेगा कि लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, प्रिपेयर लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब वो लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, अब इसको समझते हैं। ये तो आपका हुआ क्वेश्चन। अब हम ये सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जो टाइटल आएगा, ऊपर हम लोग लिखेंगे लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब आप सॉल्यूशन शुरू करेंगे और उसमें टेबल ही ऐसे बनेगी और उस टेबल के ऊपर जो टाइटल आएगा उसमें आप लिखोगे लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जब टेबल फॉर्म होगी, पहला कॉलम वही क्लास इंटरवल CI का आएगा। अगर वो क्लास इंटरवल लिख के देगा यहां पर तो हम CI ही लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख के देगा, वेजेस लिख के दे देगा, वेजेस लिखेंगे। इनकम लिखेगा, इनकम लिख देंगे। मार्क्स बोलेगा, मार्क्स लिख देंगे। वेट बोलेगा, वेट लिख देंगे। जो भी टाइटल यहां पर होगा वो एज इट इज आएगा, ठीक। दूसरा, उसके बाद एक कॉलम हमारा CF का बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही एज यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं। उसमें भी अगर उसने FI लिखा तो यहाँ FI लिखो, तो यहाँ CF लिखो। लेकिन अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखे जाएंगे। ट्रीट वो CF होगा लेकिन टाइटल वही होगा जो हमने वहां पर लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा, ठीक है। तो जो भी टाइटल होगा वो ऐसे का ऐसा आएगा। कॉलम क्या है वो हमें पता है, तो ये तो टाइटल की बात होगी। अब जब उसने कहा कि लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो हमारा इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे 40 to 50। जब उसने कहा लेस देन टेबल बनाओ तो हम यहां पर लिखेंगे ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। मैं फिर रिपीट करता हूं,
इसमें हम क्लास इंटरवल में लिखेंगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन साथ में चलता रहेगा। इसके बाद अब CF तो यूजुअल जैसे बनाते हैं वही वाला होगा। 2 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13। ये आपके 2 मार्क्स तैयार हो गए। इतना करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो स्कूलिंग लेवल पर स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ टफ पेपर बनता होगा तो 1 में उठा के दे देंगे इसे, और आसान बनता होगा तो 2 में दे देंगे इसे। वैसे बोर्ड में 2 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब जरा इसका लॉजिक भी समझते हैं कि ये क्या है, क्यों हमने ऐसा किया। तो देखो, जैसे मान लो हमारे 50 मार्क्स का पेपर हुआ, हमारा 50 मार्क्स का पेपर हुआ और क्लास में 13 स्टूडेंट्स थे, क्लास में 13 स्टूडेंट्स थे, 50 मार्क्स का पेपर था। अब वो पेपर चेक हो गए, रिजल्ट आ गया। अब जो रिजल्ट आ गया उसके हमने बना दिए स्लैब। स्लैब कैसे बनाए? 0 to 10 मार्क्स वाले, ऐसे स्टूडेंट जिनके 10 से 10 से ऊपर लेकिन 20 से कम मार्क्स आए हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके 20 या 20 से ऊपर लेकिन 30 से कम मार्क्स आए हैं। 30 या 30 से ऊपर लेकिन 40 से कम मार्क्स आए हैं। 40 या 40 से ऊपर लेकिन 50 से कम मार्क्स आए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसा हमने एक स्लैब बना दिया। तो जब हमने 13 बच्चों पे वो सर्वे देखा तो हमें पता लगा कि 2 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे थे जिनके 0 से 10 के बिटवीन मार्क्स आए हैं। 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 10 से 20 के अंदर नंबर आए हैं। 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 20 से 30 के अंदर मार्क्स आए हैं। 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसके 30 से 40 के अंदर मार्क्स आए हैं। 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसके 40 से 50 मार्क्स के अंदर आए हैं। ये तो डेटा की रीडिंग हो गई। अब लेस देन टेबल की करते हैं बात। अब जब आपसे पूछा गया कि भाई आपकी क्लास में कोई, मान लो आपके प्रिंसिपल आए और उन्होंने आपकी क्लास में आकर के पूछा कि आपकी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, इस टेबल को देख के ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 13 बच्चों की, ये 13 स्टूडेंट्स की क्लास है। आपसे पूछा गया कि आपके 13 स्टूडेंट्स की क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं। तो जवाब क्या आएगा? ये 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं। तो हमने वही लिखा है कि 10 से कम कितने बच्चों के नंबर है? 2 स्टूडेंट्स के नंबर है। अब आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं, 20 से कम मार्क्स हैं। तो अब अगर हम ये सोचे 20 से कम मार्क्स वाले 5 हैं तो हमारा जवाब गलत है। आपसे ये नहीं पूछा कि वो स्टूडेंट्स बताओ जिनके 10 से 20 के अंदर मार्क्स हैं। अगर वो ये पूछता कि जिनके 10 to 20 के बिटवीन मार्क्स है तो आंसर 5 हो सकता था। आपसे पूछा गया वो स्टूडेंट्स बताओ जिनके 20 से कम मार्क्स हैं। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं इनके भी तो 20 से कम ही है, इनको तो 10 से भी कम है, तो 20 से तो कम हो ही गए, है ना। तो 20 से कम कितने बच्चों के हैं? 7 बच्चों के हैं। इनके भी 20 से कम थे, इनके भी 20 से कम है, तो टोटल 7 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेस देन 27। टाइटल कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 से कम मार्क्स हैं। तो हमने देखा भाई ये 2 स्टूडेंट्स, इनके भी 30 से कम है, 10 से कम है तो 30 से तो कम होंगे ही होंगे। ये 5 स्टूडेंट्स, इनके भी 30 से कम है, 20 से कम है तो 30 से तो कम होंगे ही होंगे। ये 3 स्टूडेंट्स, इनके 30 से कम है, तो 30 से कम कितने हुए? 30 से कम हो गए 7 और 3 10 बच्चे हैं क्लास में जिनके 30 से कम मार्क्स हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लेस देन 30 10। फिर आपसे पूछा गया कि आपके सेक्शन में 40 से कम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने हैं। तो तुमने कहा जी इनके भी 40 से कम है, इनके भी कम है, इनके भी कम है और इसके भी कम है। इन सभी के 40 से कम है तो कितने हो गए? 11 स्टूडेंट्स हैं जी क्लास में जिनके 40 से कम मार्क्स हैं। तो हमने लिखा लेस देन 40 11। फिर पूछा गया 50 से कम ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो आपने कहा जी सबके ही हैं, 50 तो किसी के नहीं है, सबके ही हैं। कितने हैं फिर?
ये 13 स्टूडेंट्स हैं। ये था इसका लॉजिक। नहीं समझ आया तो इसको एक बार दोबारा सुनना। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से मैंने बोला है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे से मैंने समझाया है। फिर भी ना समझ आया हो तो कोई इसका दूसरा तरीका समझाने का है भी नहीं। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे था ये जनरल लैंग्वेज में। तो ये था लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का तरीका, और ये उसका लॉजिक था, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये क्या है। केवल हमें इतना याद नहीं करना चाहिए कि लेस देन टेबल अगर बनानी है तो सारी अपर लिमिट लिख दो, लेस देन करके सारी अपर लिमिट कर दो, और सीएफ जैसे बनानी होती है वैसे बना दो। याद रहना चाहिए, लेकिन साथ में लॉजिक होगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। और जिसको लॉजिक ना समझ आए फिर उनको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा कि जब लेस देन टेबल बनानी हो तो लेस देन लिख करके सारी अपर लिमिट लिख दी जाए, और सीएफ एज यूजुअल जैसे बनाते हैं बनाएंगे वैसे। आगे चलते हैं। अब इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जिसमें आपको पूछा जाएगा कि ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका ओजाई फाइंड आउट करो, इसका ओजाई बनाओ, प्रिपेयर द ओजाई फ्रॉम द गिवन डेटा। अब ओजाई कैसे बनाना है, और उसने भी कहा कि लेस देन ओजाई बना। अब ये हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेस देन ओजाई बनाने के लिए पहले तो आपकी टेबल तो होगी, ठीक, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। ओजाई बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी। आप ऊपर लिखोगे भी लेस देन ओजाई बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी, और आपने ये लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। चलो, अब इसके बाद बनेगा आपका ओजाई। भाई जैसे लीनियर इक्वेशन में आपको ग्राफ अगर बना करके देना है तो पहले आप इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो। जब तक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद ही आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, उसमें भी पहले पॉइंट मार्क करते हो, फिर उनको आपस में ज्वाइन करते हो। तो कितने स्टेप हुए? पहले उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, दूसरा उसको प्लॉट करना, तीसरा उसको ज्वाइन करना, तब आपका लीनियर इक्वेशन में वो ग्राफ बन जाता है। तो ठीक है, तो मतलब वो ग्राफ किस पे डिपेंडेंट था? कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट था। तो ऐसे ही ओजाई किस पे डिपेंडेंट है? लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे डिपेंडेंट है। ये आपने बना लिया। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता, कुछ खास काम है नहीं। लीनियर इक्वेशन में आपने कोऑर्डिनेट निकाले, सीधा ग्राफ पे प्लॉट किए, ज्वाइन कर दिया, खत्म बात। तो वही काम हम यहां पर करते हैं। तो प्रेजेंटेशन तो वैसे ही है जैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 9th में करते थे, जैसे हिस्टोग्राम 9th में करते थे। 9th में भी हम एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल दिखाया करते थे, अभी भी वही चीज दिखाई गई है। अभी भी 0 से 50 तक का है, तो 0 से 50 तक के मैंने ये क्लास इंटरवल डाल दिया। एक्स्ट्रा 60 डाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस पर तुम्हें 9th में हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाया करते थे, अभी भी वही चीज दिखाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मीडियन है और जाइम हमें बनाना है जिसमें हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं डलेगी वाई एक्सिस पर, यहां पे सीएफ डलेगा। क्लास इंटरवल तो जो ओरिजिनल थी वही आएगी, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है। क्लास इंटरवल ये नहीं आएगी, वो 0 से शुरू है, 0 से ही हमने दिखाई है। लेकिन वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मार्क नहीं होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ मार्क होगा। ये छोटा नंबर 2 है, बड़ा 13 है, 2 के गैप पे मैंने इसको डाल दिया। डेटा बड़ा होगा उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे हम 9th क्लास में करते थे। कोई नई बात इसमें नहीं है। चलो, तो यहां पर जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, जो इसकी फॉर्मेटिंग थी, वो तो बिल्कुल वही है जो हम 9th में करते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल दिखाना, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, यहाँ पे तो सीएफ है, तो हम सीएफ दिखाएंगे। दिखा दिया। चलो, अब इससे हमें अब ओजाई कैसे बनाना है? अब देखो, बड़ा सिंपल है। सिंपल, ये आपकी क्लास इंटरवल यहाँ पे डली हुई है, ये आपकी सीएफ यहाँ पे डली हुई है। मार्क करते रहो। 10 के सामने 2, 10 और 2 के सामने आप मार्क कर दिया, सर्कल बना दो। 20 के सामने 7, 20 और 7 के सामने मार्क कर दिया। 30 के सामने 10 मार्क कर दिया। 40 के सामने 11 मार्क कर दिया। 50 के सामने 30 मार्क कर दिया। और आपस में इनको फ्री हैंड ज्वाइन करना है।
स्केल नहीं लेना होता, इसके लिए फ्री हैंड इनको आपस में ज्वाइन करना है, बस इतना सा करना है। 10 के सामने 2 मार्क कर दिया, ये 20 के सामने 7, 20 और 7 के सामने मार्क कर दिया, 50 के सामने 13, 50 और 13 के सामने यहां मार्क कर दिया। फ्री हैंड डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है, इसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं करना होता, ओरिजिन से भी ज्वाइन नहीं करना होता। जो आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पड़ा होगा, जो लास्ट पॉइंट मार्क हुआ है, इनको फ्री हैंड ज्वाइन करना है, आपका ओजाई बन गया। ओवर। चलो अब इसी में एक और एडिशनल क्वेश्चन बनता है, वो भी 4 मार्क्स के साथ ही क्लब कर देते हैं, उसे भी 4 मार्क्स के साथ ही क्लब कर दिया जाता है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन में आपको 2 इक्वेशन मिली, अब उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम कर ही सकते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन उन्हीं लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी है। आप दोनों इक्वेशन के 2-2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, ग्राफ पे प्लॉट करते हो, उनको ज्वाइन कर देते हो, फिर आपको सोल्यूशन कहां से मिलते हैं उसके, आप कहते हो जहां पे ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहां इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे दोनों लाइन आपस में ग्राफ में इंटरसेक्ट करती है, आप उससे उन इक्वेशन का सोल्यूशन डिक्लेयर करते हो कि ये दोनों पॉइंट 2,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x = 2 एंड y = 5। जहां पे इंटरसेक्ट करते हो उसको आप सोल्यूशन बताते हो। तो ठीक ऐसे ही मीडियन फाइंड आउट करने के 2 वेज हैं। एक, आप फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा आप ओजाइड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे देते हैं, पहले आपको बोलेगा कि ड्रॉ द ओजाइव ऑफ द गिवन डेटा, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, ये लैंग्वेज आती है। या आपको सीधा बोलेगा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम ओजाइव। ओजाइव से मीडियन निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये देखो, आपने पहले एक टेबल बना दी, आपने ओजाइव भी बना दिया, वो कहता है इससे मीडियन बताओ। अब मीडियन बताने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले CF का लास्ट नंबर देखो, ये 13, या फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, वो आया 13, ठीक है। अब 13 का करो आधा, कितना हुआ 6.5। ये वाला स्टेप तो वही है जो हम फॉर्मूला वाइज भी करते हैं कि पहले CF का लास्ट नंबर यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करते हैं, उसका आधा कर लेते हैं, वो काम यहां पे भी हुआ। CF का लास्ट नंबर है 13, उसका आधा किया 6.5। अब 6.5 जो आ गया उसको आप क्या देखते थे, हम एक पूरा फॉर्मूला वाइज करते हैं, हम उसमें ये देखा करते थे कि ऊपर से चेक करते हुए जैसे भी 6.5 आया, 6.5 से पहला बड़ा नंबर क्या है, ये काम करते थे। अब वो यहां पे काम ग्राफिकल में कैसे होगा, ये 13 है, इसका आधा किया 6.5, ठीक है, ये CF है ना, और 13 का आधा क्या है 6.5। यहां पे जो y एक्सिस है CF, मैंने यहां दिया CF, यहां पे देखो 6.5 कहां आ रहा है, यहां देखेंगे 6.5 कहां आ रहा है भाई, यहां 7 है अप्रॉक्स, तो 6.5 लगभग यहां होगा, है ना, अंदाजे से लेना पड़ेगा भाई। 6 to 8 है तो 7 तो है सेंटर में होगा, 6.5 इनके भी बीच में होगा, मतलब यहां होगा, ठीक है। यहां पे 6.5 है, आपने इस 13 CF का आधा किया 6.5, 6.5 को y एक्सिस पर यानी इस CF पर देखा, कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। यहां से ओजाइव तक की एक सीधी लाइन लेकर के जाओ, यहां से ओजाइव की लाइन तक एक सीधी लाइन लेकर के जाओ, यहां पर ये पॉइंट पता लग गया ओजाइव पर, यहां से सीधा नीचे आओ, यहां से सीधा x एक्सिस पर आ जाओ, आ गए। अब देखो ये पॉइंट अप्रॉक्स कहां पे कटा, ये अप्रॉक्स कहां पे कटा, वैसे तो जब आपके पास ग्राफ होगा उसमें लाइंस होती है, उसमें आप अंदाजा लगा लोगे। मैं यहां पे इसके हिसाब से लगाता हूं भाई, यहां पे 15 होगा, ये 15 के लगभग मुझे मेरी प्रेजेंटेशन के हिसाब से सेंटर में नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसका जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा ये शायद 17 होगा, 17 होगा या 17.5 होगा या 18,
मतलब 17 और 18 के बीच में ये कहीं पे कटा है, अंदाजा लेना पड़ेगा। तो अब अंदाजा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको 17.5 कहता हूँ फिलहाल, मैं इसको फिलहाल 17.5 कंसिडर कर रहा हूँ। तो यही मेरा आंसर है, हेंस मीडियन फ्रॉम द ग्राफ इज 17.5। साथ में अब हम लिखेंगे अप्रॉक्स, साथ में हम लिखेंगे अप्रॉक्स। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इसका आधा 6.5 वाई एक्सिस पर हम देखेंगे कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। यहां से सीधी लाइन ऊंचाई पर जाओ, ऊंचाई से सीधा नीचे एक्स एक्सिस पर आ जाओ। एक्स एक्सिस कहां कटे, यहां पर कटे। ये पॉइंट कितना है, अप्रॉक्स 17.5, ये जो भी हम अंदाजा लेंगे। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा मीडियन है। मीडियन ना तो यहां था ना यहां था, मीडियन कहां मिलेगा, जहां पे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होगी, वो हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन का जो भी अब तुम लिखोगे, हेंस मीडियन इज इक्वल टू 17.5, ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिखना है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। इसी का जब आप फॉर्मूला वाइज आंसर निकालोगे वो कुछ हो रहा होगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ हो रहा होगा, डिफरेंस आएगा। इसमें तो चलो हो सकता ना भी डिफरेंस आए, क्योंकि 10-10 के इंटरवल पे चला हुआ है, 10-10 के इंटरवल पर है, और जो ग्राफ में भी आपके गैप्स बने होते हैं वो भी 10 ही होते हैं, तो इसमें तो फिर भी एक्यूरेट आ भी जाए। लेकिन अगर यहीं पे भी, यहीं पे 40-40 का मार्जिन हो, 100 का मार्जिन हो, 50 का मार्जिन हो, कितना अप्रॉक्स ले लोगे? तो इसलिए अंदाजा चलता है, न्यूमेरिकली करोगे फॉर्मूले वाइज, और इससे करोगे डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो उसको लेकर के हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर 4 स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसका मीडियन निकाल रहे होंगे तो पॉसिबल है 4 में से 3 का डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। डेसिमल में आगे पीछे कुछ ना कुछ फर्क आएगा, क्योंकि अंदाजा लेना है, एक्यूरेट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था लेस देन ऊंचाई। और इसी में ऊंचाई के ऊपर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। अब 1 मार्क्स में कैसे आएगा, 1 मार्क्स में वो आपको 1 मार्क्स में आपको ये डेटा नहीं देगा, 1 मार्क्स में आपको ये ग्राफ बना हुआ मिलेगा बस। 1 मार्क्स में कोई वो डेटा नहीं देगा, 1 मार्क्स में आपके पास ये ग्राफ बना हुआ प्रिंटेड मिलेगा, और ऊपर सेंटेंसेस में लिखा है, वो लिखा होगा कि क्लास में 13 स्टूडेंट्स थे, बस इतना लिखा होगा, क्लास में 13 स्टूडेंट्स थे और 50 मार्क्स का पेपर था, मीडियन मार्क्स बताइए फ्रॉम द ग्राफ। बस इतना लिखा होगा कि क्लास में 13 स्टूडेंट्स थे, 50 मार्क्स का पेपर था, मीडियन मार्क्स फ्रॉम द ग्राफ देख करके बताइए। तो ग्राफ आपके पास बना हुआ है, उसने ये तो बस आपको क्या चाहिए था, n ही चाहिए था, n उसने 13 दिया। अब आप सीधा उसका आधा कर लो, 6.5, देखोगे यहां आ रहा है, यहां से यहां से बाकी सारी गेम हुई है। ठीक है, तो ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। अभी हमने बात की लेस देन ऊंचाई की, ऐसे ही अब एक दूसरा आता है, दूसरी टाइप ऊंचाई की, मोर देन ऊंचाई। और उससे पहले मोर देन ऊंचाई बनाने से पहले बनता है मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए बनता है मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अगेन मैं फिर वही सारी बात रिपीट करता हूं, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और वो बोलेगा इस डेटा का मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। शिफ्ट टेबल आपको बनानी है, तो हम ये बनाते हैं। ऊपर तो लिखोगे आप मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बनाते हैं, यहां पे हमने लिखा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। यहां पर हमने सारी लोअर लिमिट ली है, लेस देन में अपर लिमिट लिखी थी और मोर देन में हमने लोअर लिमिट लिखी है सारी। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। इसका भी अभी मैं लॉजिक करूंगा बात कि इसको कैसे रीड करते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है। चलो साथ साथ समझते हैं, इसी के साथ साथ समझ आ जाएगा। लिखना ऐसे ही आपको। अब आपकी 13 स्टूडेंट्स की क्लास थी, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। अब कोई बाहर से आया और उसने आपसे पूछा, और ये आपने हिसाब बना रखा था, इतने मार्क्स इतने बच्चों के हैं, इतने मार्क्स इतने बच्चों के, आपने ये सब बता दिया। ठीक है, आपका 13 स्टूडेंट्स का क्लास है। अब प्रिंसिपल आया, उन्होंने पूछा आपसे कि बताओ
आपके क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, जिनके 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। आपसे पूछा गया आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 या 0 से ज्यादा नंबर आए हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? सोचो। बिल्कुल आपका जवाब होगा जिस सब बच्चों के 0 से ज्यादा मार्क्स आए। आपका जवाब होगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी के 0 से ज्यादा मार्क्स आए, मतलब 13 के 13 बच्चों के 0 मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब यहां आया कि 0 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो आपने कहा जी पूरी हमारी क्लास में किसी के भी 0 नहीं है, सबके 0 से ऊपर ही है, तो यानी 13 के 13 स्टूडेंट्स के हैं, तो यहां आ गया 13। इसको ऐसे रीड करते हैं, ये इसका लॉजिक है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा आ गया कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स से ऊपर हैं। अब आपसे पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से ऊपर मार्क्स हैं, तो सोचो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 10 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चों के हैं? तो अब मुझसे सुनो, क्या इनके 10 मार्क्स से ऊपर है? नहीं, ये तो 10 से कम वाले हैं। क्या इनके 10 मार्क्स से ऊपर है? क्या इनके 10 मार्क्स से ऊपर है? बिल्कुल, इनके तो 30 तक है। क्या इसके 10 से ऊपर मार्क्स हैं? बिल्कुल, इसके तो 40 तक गए हैं। क्या दो स्टूडेंट से इनके 10 से ऊपर है? बिल्कुल, इनके तो 40 से 50 के अंदर है, तो 10 से तो ऊपर होंगे। तो यानी यहां से यहां तक के इन सब के 10 से ऊपर मार्क्स हैं, तो कितने हैं? 8, 8, 9 और 2, 11 स्टूडेंट्स के 10 से ऊपर मार्क्स। अब नेक्स्ट पूछा गया कि 20 से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो 20 से ऊपर कितने के हैं भाई? ये वाले। इसके 20 से ऊपर है? नहीं, इसके तो 10 से कम है। इसके 20 से ऊपर है? नहीं, इसके तो 20 से कम है। इसके 20 से ऊपर है? बिल्कुल। इसके 20 से ऊपर? बिल्कुल। इसके भी 20 से ऊपर ही है तो सब। तो कितने 20 से ऊपर वाले? 4 और 2 6। 6 स्टूडेंट्स के 20 से ज्यादा मार्क्स हैं। फिर पूछा गया 30 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं? इसके 30 से कम है, इसके भी 30 से कम है, इसके भी 30 से कम है, इसके 30 से ऊपर है, इसके भी 30 से ऊपर है, 3 स्टूडेंट्स के हैं। फिर आपसे पूछा गया 40 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं? बस ये 2 ही हैं, ये इंटेलिजेंट, बाकी नालायक है सारे। तो ये आपकी बन गई मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो अब ये तो मैंने लॉजिकल बात की, लॉजिकली ध्यान रखोगे तो कभी ये टेबल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हो सकता है समझ ना आया हो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं जुगाड़। जुगाड़ क्या है, उतना भी तो आपको ध्यान रखना ही होगा। लेस देन टेबल में हम ऊपर से टोटल मारते हुए नीचे आते हैं, 2, 5, 7, 3, 10 और ये 11 और 2, 13, ऐसे करते हुए आए थे ना, ऊपर से टोटल मारते हुए आए थे। मोर देन में आप नीचे से टोटल मारते हुए ऊपर आ जाओ, 2 और 1 3, 3 6, 5 11, 2 13, 2 3 3 6 11 और 2 13। लेस देन में ऊपर से टोटल मारते हुए नीचे आते हैं, मोर देन में नीचे से टोटल मारते ऊपर आते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए एडवाइस है जिन्हें मेरी वो पिछली लॉजिकल बात जो मैंने क्लास की एग्जांपल देके कहा वो ना समझ आया हो, वो याद रख पाने में कैपेबल ना हो, तो उनको ये चीज रट लेनी चाहिए। जिनको समझ आ गया उन्हें ये वाली आदत नहीं डालनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप, ये तो 2 मार्क्स का काम हो गया। अब वो कहता है ओजाई मोर, वो कहता है मोर देन ओजाई बना के दो, तो ठीक है, वही आपकी क्लास इंटरवल, वही आपके सीएफ, उसमें कोई चेंज नहीं है। मार्किंग शुरू करते हैं, 0 के सामने 13, 0 ये रहा, 13 ये रहा, 10 के सामने 11, 10 के सामने 11 यहां रहा, 20 के सामने 6, 20 के सामने 6 ये रहा, 30 के सामने 3, 30 के सामने 3, 40 के सामने 2, 40 के सामने 2। नॉर्मल मार्किंग हो गई।
इनके सामने 40 के सामने 2, ये ऐसे सारी मार्किंग हो गई। अब इनको नॉर्मल फ्री हैंड ज्वाइन करना है, पॉइंट टू पॉइंट, या आ गया या आ गया या आ गया, बस आपका ये मोर देन हो जाए कंस्ट्रक्ट हो गया। 4 मार्क्स आपके खत्म। 4 मार्क्स मतलब खत्म नहीं, तुम्हें मिलेंगे, क्वेश्चन खत्म हुआ है। 4 मार्क्स में वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम मोर देन हो जाए फाइंड द मीडियन, या हेंस फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। आपने मोर देन हो जाए बना दिया, अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो वही वाला कंसेप्ट, सीएफ का लास्ट नंबर हमारा 13, सीएफ का लास्ट नंबर 13 यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 13, क्लास में 13 बच्चे, उसका आधा किया वही 6.5। देखिए कहीं यहाँ है, ऊंचाई तक जाओ, ऊंचाई से नीचे आ जाओ, तो वही 17.5 या 18 के लगभग कहीं पे जाके कटेगा। अब क्योंकि मैंने तो यहाँ पर ये बोर्ड पर बनाया, इसलिए पॉइंट थोड़ा आगे पीछे स्किप हो गए हैं। ग्राफ पे बनाओगे तो एक्यूरेट उसी पॉइंट पे जाके कटेगा, एक्यूरेट उसी पॉइंट पे जाके कटेगा। ऐसे नहीं कि ये यहाँ आया था वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हल्का सा फर्क आ भी सकता है क्योंकि आप फ्री हैंड ज्वाइन कर रहे हो। एक लाइन का थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर्व ले गए, एक का दूसरे का नीचे से थोड़ा कर्व वो कम हो गया, तो हो सकता है एक पॉइंट पे ना भी मिले। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए दोनों ऊंचाई बनाने पड़े, ये और हाँ बात बता दूं, एग्जाम में अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दोनों ही ऊंचाई कम बना करके देने। एग्जाम में आपको 4 मार्क्स में दोनों ही ऊंचाई बनाने के लिए कह सकता है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। पहले लेस देन टेबल बनेगी, साथ में उसके फिर मोर देन टेबल भी बना लो। लेस देन टेबल को आप इस पे दिखा दो, मोर देन को दिखा दो। लेकिन जब आपने एक ऊंचाई बना लिया, मान लो मैंने लेस देन की प्लॉटिंग करके उनको ज्वाइन कर दिया, अब मोर देन को मेरे को करना है ज्वाइन, ठीक है, तो नॉर्मल उसको कर दो ज्वाइन, कोई खास बात नहीं, ठीक है, बस। और इसमें कुछ नहीं बोलना मुझे। अब एक 1 मार्क्स का और क्वेश्चन, 1 मार्क्स में मोर देन और जाइब से भी मीडियन पूछा जा सकता है कि आपको मोर देन और जाइब से बना के दे देगा, आपको मीडियन बताना है, तो वही आपको इसका आधा करके यहाँ पे नीचे लाना है। नेक्स्ट लास्ट, अब वो करेगा क्या, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं दोबारा बात करता हूं, आपको बोलेगा दोनों ऊंचाई बना, लेस देन भी बनाओ और मोर देन भी बनाओ। अब वो बोलेगा लेस देन मोर और देन दोनों ऊंचाई से आप मीडियन फाइंड आउट करो, मीडियन फाइंड आउट करो। तो क्या करना है तुम्हें, लेस देन ऊंचाई कंस्ट्रक्ट हो गया, मोर देन ऊंचाई कंस्ट्रक्ट हो गया। अब कोई आधा नहीं करना आपको कि इनका आधा करोगे, ढूंढोगे यहां का आएगा फिर वहां से ऐसे का आएगा, कुछ नहीं करना आपको। जब दोनों ऊंचाई हमसे बनवा लेगा तो दोनों ऊंचाई जहां पे भी इंटरसेक्ट हुए होंगे, यहां हुए हैं, खुद हुए हैं, ठीक है ना, जहां भी इंटरसेक्ट हुए हैं वहां से सीधा नीचे आ। अब कोई n/2 वगैरह कुछ नहीं करना, ढूंढना नहीं है, जहां दोनों ऊंचाई आपस में कटेंगे वहीं से सेम को सीधा नीचे आ जाओ, तो ये पॉइंट आपका मीडियन हो गया। अप्रॉक्स हम साथ में लिखेंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पूरा ऐसा कैसा ग्राफ बना हुआ मिलेगा, पूरे दोनों ऊंचाई आपको कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे, वो पूछेगा बताओ फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द मीडियन, तो जहां पे ये कटे हुए वहां से सीधा नीचे ले जाकर उसको जवाब दे देना। तो ये है आपके ऊंचाई। सीबीएसई लेवल पे ऊंचाई का क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, या मैं कहूंगा दिल्ली बोर्ड में तो कभी ऊंचाई के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। दिल्ली से बाहर के स्टेट्स में फिर भी एक आध बार आता रहा है, लेकिन दिल्ली में कभी ऊंचाई का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आप लोगों के स्कूल में भी, हर एक स्कूल में नहीं पूछा, 50% स्कूल्स में भी ऊंचाई में पूछा जाता है। बहुत कम स्कूल में ऊंचाई कंस्ट्रक्शन के लिए आता है। लेकिन अब तुम ये भी ना मानना कि हमारे में नहीं आएगा, बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई खास बात नहीं। ऊंचाई आए चाहे ना आए, बोर्ड में लेस देन टेबल बनाने के लिए आ जाता है, आता रहा है, मोर देन टेबल बनाने के लिए आ जाता है, स्कूल में भी आ जाता है। तो वो टेबल बना ली तो ग्राफिक करना ही क्या है, फिर तो उस टेबल को देख देख के यहाँ पे खाली आपको प्लॉट ही तो करना है। तो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स सारा का सारा खत्म। मैंने एक एक कंसेप्ट को एक एक वीडियो में जानबूझ करके लिया कि एट ए टाइम उतना ही सुनो, उतना ही फोकस में रखो, उतना ही हम लोग रिटेन कर पाए। तो इसके साथ आज हमारा स्टैटिस्टिक्स खत्म।
और अभी कम से कम एक महीने के लिए अब आपका सिलेबस होल्ड पर जा रहा है। आज से 1 महीने तक रेगुलर आपको मिक्स सिलेबस का जितने भी हमारे चैप्टर होंगे उनके मिक्स सिलेबस के मिक्स असाइनमेंट आपको मिलेंगे। बीच बीच में मैं चैप्टर वाइज भी कुछ ना कुछ देता रहूंगा, अदरवाइज डेली बेसिस पर आपको एक मिक्स असाइनमेंट मिलेगा। धन्यवाद।